अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एसआईटीज़ की। अगेन फर्स्ट आई विल डू फ्रॉम डेविडसन देन फ्रॉम इरफान। एसआईटीज़ वी नो व्हाट इज एसआईटीज़। इट इज़ बेसिकली accumulation ऑफ द फ्री फ्लूइड इन योर पेरिटोनियल कैविटी एंड ये क्लिनिकली कब डिटेक्टेबल होती है जब मोर देन 500 मिलीलीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है हमारे पेरिटोनियल कैविटी में accumulate करने लग जाए। एंड सबसे पहला साइन जिसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं क्लिनिकल साइन वो हम कराते हैं शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस के बाद अगर तो ये हो कि इतनी मार्क एसआईटीज़ हो जाए जिसमें हमारे पास मोर देन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड जो है वो accumulate करने लग जाए, दैन हम फ्लूइड थ्रिल के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिकली। और उसके अलावा क्या क्या क्लिनिकल साइंस मिलते हैं हमको? एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलती है, फुलनेस इन द फ्लैंक्स मिलती है, इवर्जन ऑफ द अम्बलाइकस, हर्निया, एब्डोमिनल स्ट्राया मिल सकता है, स्क्रोटल एडिमा मिल सकता है। अगर तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसआईटीज़ हो रही है तो उस केस में हमको डायलेटेड सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स मिलती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम कैपिटल मेडुसा भी कहते हैं। एंड हमको डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाइल मसल्स भी मिल सकती है। इसका ये मतलब है कि जो राइट और लेफ्ट एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या क्या एसआईटीज़ के जो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो उन्होंने यहाँ इस टेबल में बताएंगे एंड इरफान ने भी अलग से बताएंगे, तो उन दोनों को हम गो थ्रू करेंगे। लो सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट और हाई सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट दोनों की उन्होंने वो बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे, दोनों की हमको याद रखनी होगी। ये सीरम एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट होता है कि ये भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। लो सीरम एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट की कॉजेज़ में हमारे पास लो सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट की कॉजेज़ में हमारे पास एनी हेपेटिक मैलिग्नेंसी, पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, सेवियर मेलन्यूट्रिशन, हाइपोथायरॉयडिज्म और मेक सिंड्रोम आता है। इनमें से जो ये चार है ना, ट्यूबरकुलोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, सेवियर मेलन्यूट्रिशन, ये हर हाल में याद रखनी है। एंड जो हाई सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट की कॉजेज उसमें हमारे पास सिरोसिस आता है जो कि मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। फिर कार्डियक फेलियर है जो कि अगेन याद रखना होगा, ये दो हर हाल में याद रखने होंगे। उसके अलावा हेपेटिक वीनस ओक्लूजन, बट-केरी सिंड्रोम एंड कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं एसआईटीज़ में? इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं दो ही कराते हैं, एक होती है अल्ट्रासाउंड, दूसरी होती है हमारी पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस बिना क्रिएटिव से फ्लूइड टैप के हम नीडल के थ्रू जो एसआईटिक फ्लूइड है उसको लेते हैं। अब जब हम नीडल के थ्रू एसआईटिक फ्लूइड को लेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं प्रोटीन काउंट, सेल काउंट एंड साथ में कि वो जो फ्लूइड आ रहा है वो किस कलर का आ रहा है या किस क्या कहते हैं क्लाउडी आ रहा है या क्लियर आ रहा है या कौन से कलर का आ रहा है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है प्रोटीन काउंट। अब उसी से मैं SAAG सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट बताता हूँ। सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट इस बेसिकली इसको हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि जो हम एसआईटिक फ्लूइड से जो भी हम पेरिटोनियल टैप से जो हम एसआईटिक फ्लूइड लेंगे उसमें जितनी एल्ब्यूमिन होती है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सीरम एल्ब्यूमिन से, कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसआईटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन फ्रॉम योर सीरम एल्ब्यूमिन। एंड ये चीज़ याद रखनी है, जितना भी एसआईटिक एल्ब्यूमिन कंटेंट जितना भी एसआईटिक का एल्ब्यूमिन कंटेंट जो है यानी जो एसआईटीज़ का जो प्रोटीन कंटेंट है वो जितना लो होगा उतना ही सीरम एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट हाई होगा। क्योंकि हम इसको कैलकुलेट किस तरह कर रहे थे कि हम जो एसआईटिक एल्ब्यूमिन निकली है उसको हम सीरम एल्ब्यूमिन से माइनस कर रहे थे। अगर तो एसआईटिक एल्ब्यूमिन कम निकलेगी तो ऑब्वियसली जो SAAG है वो हाई होगा, एंड अगर एसआईटिक एल्ब्यूमिन ज़्यादा निकलेगी तो ऑब्वियसली जो सीरम एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट है वो लो होगा। तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो हमने पीछे पढ़ भी ली थी जिससे हमने याद रखनी नहीं है? इसमें हमारे पास क्या कहते हैं यही आता है, जो टेबल्स हमने याद रखनी थी दूसरों ने यही बताया है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज थी जो मैंने हाई सीरम एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट की बताई थी वो थी सिरोसिस। अब सिरोसिस में क्या होता है कि सिरोसिस में जो हमारा फ्लूइड होता है वो ट्रांसुडेटिव होता है, कि जो उसकी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज़ लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये चीज़ याद रखनी होगी। एंड हमको रिलेटिवली फ्यू सेल्स मिलते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा सीरम एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट होता है वो हाई होता है। उसको हम हाई कब कहते हैं? जब इट इज़ मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हमको यूनिट्स याद रखने होंगे। और इसी में ही हमारे पास और कौन सी एग्जांपल आ जाती है? हमारे पास आ जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन की एग्जांपल आ जाती है। एंड ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि इवन तो मैंने ये बताया कि जब प्रोटीन कंटेंट लो होगा तो सीरम एसआईटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट हाई होगा, लेकिन कुछ 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रोटीन जब हम वो टैप लेते हैं पेरिटोनियल टैप से पैरासिंथेसिस करते हैं तो हमको एसआईटीज़ में भी प्रोटीन कंटेंट कम मिलता है एंड ओवरऑल जो उनका सीरम वो होता है एल्ब्यूमिन एसआईटिक ग्रेडियंट होता है वो भी कम होता है। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन काउंट भी कम होगा और आपका SAAG भी कम होगा? उसमें हमारे पास आ जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी एंड मेलन्यूट्रिशन की एग्जांपल, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि इन 3 को याद रख लेना है कि इन 3 में जो मैंने 4 की थी। ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए SAAG लो आ रहे थे, लेकिन जो ये 3 है इन 3 में यही होता है कि जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है वो भी लो होता है एंड जो हमारा ये वाला ग्रेडियंट होता है वो भी कम होता है। तो ये इस टेबल से याद रख लेना है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या कहते हैं फिर यही बताया हुआ कि जब
हाई प्रोटीन एसाइटिस होगी, यानी एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, तो उस केसेस में जो हमारा वो साग होता है दैट इज़ लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। और कौन सी एग्जांपल आ रही थी ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी पैंक्रियाटिक एसाइटिस की, मेलिग्नेंसी की, हाइपोथायरॉयडिज्म की, अगर पैंक्रियाटिक एसाइटिस की वजह पैंक्रियाटाइटिस की वजह से एसाइटिस हो रही तो उस केस में हमारे पास एमाइलेज एक्टिविटी भी बड़ी हुई आएगी। जब हम टैप करेंगे तो उसमें जो अमाइलेज का कंटेंट आएगा वो मोर देन 1000 यूनिट्स पर लीटर आता है। एंड अगर किसी मेलिग्नेंसी या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रही है तो उस केस में जो हमारा एसाइटिक टैप में जो फ्लूइड होगा उसकी जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी लो होती है। बाकी उन्होंने अलग से भी बताया कि कभी कभी हमको मिल्की वाइट अपीयरेंस मिल सकती है एसाइटिक फ्लूइड की। वो कब मिलती है? जब उसमें जो फैट का कंटेंट होगा, जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल होंगे वो मोर देन 1.1 ग्राम पर लीटर या मोर देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। एंड दिस इज़ बेसिकली अ डायग्नोस्टिक ऑफ काइलस एसाइटिस। एंड ये बेसिकली सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी एब्नॉर्मैलिटी है जिसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो हमारी एब्डोमेन में आ रही है। एंड यहाँ पर उन्होंने अलग से वही टेबल में बताया हुआ कि जो एसाइटिक फ्लूइड है उसकी हम अपीयरेंस का किस तरह एनालिसिस करते हैं कि हम डिफरेंट डिजीज़ में उन्होंने बताई हुई है। MCQ के लिहाज से कभी कभी पूछा जा सकता है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में जो अपीयरेंस होगी वो मिल्की वाइट होती है। अगर बिलियरी कम्युनिकेशन की वजह से कोई मसला आ रहा है तो जो एसाइटिस होगी उसमें बाइल की ज़्यादा स्टेनिंग मिलेगी। इन्फेक्शंस में हमको बाइल ज़्यादातर क्लाउडी मिलता है, बाइल कह रहा हूँ सॉरी, एसाइटिक फ्लूइड ज़्यादातर क्लाउडी मिलता है। सिरोसिस के केस में हमको क्लियर मिलेगा या स्ट्रॉक कलर मिल सकता है या लाइट ग्रीन मिल सकता है। एंड यूजफुल इन्वेस्टिगेशन उन्हें यही बताएंगे कि हम अमाइलेज, न्यूट्रोफिल काउंट, साइटोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक कल्चर कर सकते हैं अगर तो क्लाउडी मिले और उसमें से हमें कोई इन्फेक्शंस में उसमें कोई हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। एंड हम टोटल एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन कंटेंट जो होता है उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं अपने एसाइटिक फ्लूइड का भी एंड ओवरऑल होल सीरम का भी। सो दैट वाज द ऑल इन्वेस्टिगेशन। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होती है ज़्यादातर ट्रांसयूरेटिव की मैनेजमेंट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो हमने सोडियम इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, यूरिन आउटपुट को प्रमोट करना होगा। उसको हम प्रमोट किस तरह करते हैं? थ्रू योर डायरेसिस। एंड अगर तो ऐसा हो कि इन दोनों चीज़ों से भी जो आपकी एसाइटीज़ है वो प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो पाए, देन हम जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप ये होता है कि हम कराते हैं पैरासेंटेसिस। हम पैरासेंटेसिस से जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं। अगर तो एक्सुडेटिव एसाइटिस होगी, एक्सुडेटिव एसाइटिस के केस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं? हम डायरेक्टली पैरासेंटेसिस के क्या कहते हैं को ही हम वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिन पेशेंट्स में क्या कहते हैं जब इनकी मैनेजमेंट चल रही होगी सो दे शुड बी वेट रेगुलरली। एंड जो हम डायरेटिक की डोज देंगे, जो मैं भी आगे बताऊंगा, डायरेटिक की डोज याद रखनी है कि उतनी लेनी चाहिए कि जो दे शुड बी टाइट्रेटेड टू रिमूव नो मोर देन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। क्योंकि अगर तो ये 1 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड को वो डिप्लीट रिमूव करने लग जाए तो उससे होगा कि हमारी बॉडी में एक तो एसाइटिस तो ठीक हो जाएगी लेकिन ओवरऑल एक्सेसिव फ्लूइड डिप्लीशन होने लग जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप था सोडियम रिस्ट्रिक्शंस, कितनी उसकी वो लिखनी होगी क्वांटिटी के। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम इनटेक शुड बी अबाउट 100 मिलीमोल्स पर 24 आवर्स। एंड क्या कहते हैं उन्होंने ये साथ में बताया है कि हमको उन ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए जो या तो सोडियम के कंटेंट को हाई कर दें, फॉर एग्जांपल योर एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स और फेनिटोइन। एंड उन ड्रग्स को भी अवॉइड करना होगा जो सोडियम की रिटेंशन कराते हैं, लाइक योर एनसेड्स, एस्ट्रोजन एंड योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बाकी कुछ केसेस में ऐसा होता है जो कि बहुत रेयरली होता है कि कभी कभी सोडियम कंटेंट अगर तो बहुत लो हो जाए कि इफ़ द सोडियम कंटेंट फॉल्स बिलो 125 मिलीमोल्स पर लीटर, उस केस में क्या करना होगा? उस केस में हमको वाटर को भी रिस्ट्रिक्ट कराना होता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर इनटेक शुड बी अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स पर 24 आवर्स। डायरेटिक्स की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स हमने याद रखने हैं वो है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड योर लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोजामाइड। स्पाइरोनोलैक्टोन की डोज याद रखनी है 100 to 400 मिलीग्राम पर डे हमने देनी होगी। लेकिन हमें पता है कि स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कि ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है, तो ये 2 साइड इफेक्ट्स कॉज करा सकते हैं जिसमें पेनफुल गायनिकोमेस्टिया एंड हाइपरकलीमिया आ जाता है। एंड अगर तो ये 2 साइड इफेक्ट्स कॉज कराने लग जाए उस केस में हम स्पाइरोनोलैक्टोन को किससे वो कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम एमिलोराइड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एमिलोराइड की डोज है 5 to 10 मिलीग्राम पर डे। एंड स्पाइरोनोलैक्टोन को या एमिलोराइड को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं लूप डायरेटिक के साथ। लूप डायरेटिक हम फ्यूरोजामाइड यूज़ करते हैं जिसकी जो डोज़ है वो 40 to 160 मिलीग्राम पर डे होती है। एंड जब डायरेटिक्स की हम वो डोज दे रहे होंगे, पेशेंट की थेरेपी दे रहे होंगे, तो पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड रीनल डिस्फंक्शन। उसके अलावा बेड रेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है। एंड यही इन्होंने बताया है कि इफ़ दोज पेशेंट्स इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड टू द मैक्सिमल डोजेस ऑफ योर डायरेटिक्स, यानी डायरेटिक रेजिस्टेंट हो जाए या ऐसा हो कि दे आर अनेबल टू टॉलरेट दीज डोजेस ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया या ड्यू टू रीनल इम्पेयरमेंट की बेसिकली डायरेटिक की थेरेपी से भी ट्रीट ना हो पाए, तो उसको उन पेशेंट्स को हम कंसिडर करते हैं कि उनको रिफ्रैक्टरी एसाइटिस हो गई है। एंड उन पेशेंट्स में हम क्या कराते हैं? उनमें हम पैरासेंटेसिस कराते हैं। पैरासेंटेसिस का ये है कि इट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी एसाइटिस
और इसकी यही होती है कि लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस हम कराते हैं। पैरासिंथेसिस टू ड्राइनेस इज सेफ। कि पैरासिंथेसिस टू ड्राइनेस का ये मतलब है कि जब हम नीडल से फ्लूइड ले रहे होंगे तो जब तक हमारी नीडल पूरी ड्राई नहीं हो जाती, कि मतलब एक्सेस फ्लूइड पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमको पैरासिंथेसिस करनी होती। एंड पैरासिंथेसिस में ये भी याद रखना होगा कि जब हम पैरासिंथेसिस कर रहे होंगे तो हमने जो एल्ब्यूमिन है उसके लेवल्स को मेंटेन रखना होगा। उसका उन्होंने फार्मूला ये दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, फॉर एवरी लीटर ऑफ एसिडिक फ्लूइड रिमूव वी शुड गिव 6 to 8 grams ऑफ एल्ब्यूमिन टू द पेशेंट। या ये याद रखना है, फॉर एवरी 2 to 3 लीटर ऑफ एसाइटीज ड्रेन या एसिडिक फ्लूइड रिमूव वी शुड गिव 20 to 25% ऑफ ह्यूमन एल्ब्यूमिन सोल्यूशन टू द पेशेंट, ताकि जो एल्ब्यूमिन कॉन्टेंट है पेशेंट का वो नॉर्मल रहे और वो मेंटेन रहे। अगर तो पैरासिंथेसिस से भी ना ट्रीट हो पाए रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, देन हम टिप्स के थेरेपी के थ्रू जाते हैं। टिप्स की फुल फॉर्म क्या? टिप्स इज़ बेसिकली और ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टेंट शंट। इसका यह रखना है कि इट डजेंट इम्प्रूव मोर्टेलिटी, इट ओनली रिलीव्स द रेजिस्टेंट एसाइटिस। एंड वो पेशेंट जिनमें पुअर लिवर फंक्शन हो उन केसेस में हम टिप्स नहीं करेंगे, क्योंकि उन केसेस में इट कैन एग्रीवेट द हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। ओवरऑल एसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं? एसाइटिस की दो मेन कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम एंड हमारे पास आ जाती है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अगर हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम की बात करें तो हेपेटोरीनल सिंड्रोम जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो सबसे डेंजरस है, जिसकी प्रोग्नोसिस सबसे पुअर है, वो है टाइप 1 वाला। एंड इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने याद रखना होगा। जो टाइप 2 है, टाइप 2 में भी वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ होते हैं, लेकिन टाइप 2 की याद रखना है कि जो टाइप 2 की प्रोग्नोसिस है वो ओवरऑल अच्छी है। कि इन टाइप 2 हेपेटोरीनल सिंड्रोम इट टेक्स अबाउट वीक्स टू मंथ्स फॉर फुली रीनल डिसफंक्शन टू डेवलप। एंड ये है कि जो हमारा टाइप 2 हेपेटोरीनल सिंड्रोम होता है उसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं होता। उसमें यूजली हमारे पास जो डायलिसिस की थेरेपी होती है उसके खिलाफ जो पेशेंट होता है वो रेजिस्टेंट हो चुका होता है। अब वेयर एज टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 वाला ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें जो उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर इसलिए क्योंकि उसमें एक तो रैपिड रिडक्शन हो रही होती है रीनल फंक्शन की, दूसरा इट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय एन एक्यूट इवेंट। क्या क्या फैक्टर्स उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं? एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एनी जीआई हेमरेज, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, या एक्यूट लिवर फेलियर की वजह से क्या हो रहा होता है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो रहा होता है। कि बेसिकली इन कॉजेज़ की वजह से जो एसाइटीज़ है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो रही है एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या बन रहा है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम बन रहा है। अब इस चीज़ का टाइप 1 हेपेटोरीनल सिंड्रोम का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका ये है जो टेबल में दिया हुआ है। ये 2 पॉइंट्स हमने याद रखने कि ये 2 पॉइंट्स होते हैं एंड साथ में इन 5 में से कोई एक पॉइंट हो सकता है। ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कि एक तो हमारे पास डायग्नोसिस हो कि उस पेशेंट को या तो सिरोसिस हो रहा हो, या एक्यूट लिवर फेलियर हो रहा हो, या एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर हो रहा हो। उस पेशेंट का जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो इंक्रीज हुआ वो, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई कि इट शुड बी मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन 48 आवर्स, या मोर देन 50% फ्रॉम योर बेसलाइन। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। इनके साथ कोई एक चीज़ ये हो रही हो, कोई एक चीज़ कौन सी हो रही हो कि देयर इज़ या तो एब्सेंस ऑफ पेरिकाइमिक किडनी डिजीज़, कि कोई किडनी डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है उस पेशेंट में, नो करंट और रिसेंट ट्रीटमेंट विद नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कि वो पेशेंट कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं ले रहा, एब्सेंस ऑफ शॉक यानी कि कोई शॉक नहीं है, जो यूरिनरी आउटपुट है वो भी कम है, कम कितना कि 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 6 आवर। एंड ये वाला पॉइंट जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट इरफान के थ्रू मैं ज़्यादा ईजिली वो समझा दूंगा, क्योंकि ये इसमें भी मुझे थोड़ा हल्का सा ट्रिकी लग रहा था। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसमें से ये 2 पॉइंट, इनमें से कोई एक पॉइंट याद रखना है फॉर ये कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम या टाइप 1 हेपेटोरीनल सिंड्रोम। एंड इसकी मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? मैनेजमेंट इसकी इसी तरह होगी कि जो टाइप 1 है वो हमने देख लिया था कि उसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था, तो उसमें सबसे पहले उस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को ट्रीट किया जाए। उसके अलावा जो डायरेटिक्स हैं एंड जो बीटा ब्लॉकर्स हैं दे शुड बी डिसकंटिन्यूड। अगर तो वो बंदा कोई एनसेड्स, कोई वेजोडाइलेटर्स या कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है सो दे शुड बी स्टॉप। अगर तो उस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन आ गया तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट शुड बी यूज टू ट्रीट द फ्लूइड लॉस एंड डेफिसिट्स। एंड उसके अलावा हमने ये करना होता है कि हम उन इंडिविजुअल्स में इंट्रावीनस एल्ब्यूमिन की इन्फ्यूजन देते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ टर्लीप्रेसेंट 1.1 to 2 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स। लेकिन ये जो टर्लीप्रेसेंट ड्रग है ये कुछ कंट्रीज़ में, जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये अवेलेबल इतना नहीं होता, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, उन केसेस में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इन 3 ड्रग्स का, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है माइडोड्रीन की, ऑक्ट्रियोटाइड की एंड एल्ब्यूमिन की। उसके अलावा इन पेशेंट में टिप्स भी कराई जा सकती है। ज़्यादातर जो टाइप 2 वाले होते हैं उनको टिप्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है। एंड अगर तो ये हो कि उन पेशेंट में हम क्या कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की उनको ज़रूरत हो तो उस केस में हम उनको हीमोडायलिसिस भी करा सकते हैं, अगर तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वरना हीमोडायलिसिस का कोई इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता। तो ये एक पहली कॉम्प्लिकेशन थी हेपेटोरीनल सिंड्रोम। उसके बाद अगर हम स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इज़ बेसिकली कि जो हमारा गट का फ्लोरा होता है, जो हमारे गट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं,
वो इंटेस्टाइन से एसाइटिक फ्लूइड में जाके ट्रांसलोकेट कर देते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एंड दे प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, फीवर, एंड दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद हेपेटिक एनसेफेलोपैथी. दे कैन ऑल्सो कॉज योर एक्यूट किडनी इंजरी एंड मोर्टेलिटी विच वॉज योर हेपेटोरेनल सिंड्रोम टाइप 1. डायग्नोसिस इसकी पैरासिंथेसिस से ही होगी कि जब हम टैप लेंगे तो टैप में हमको जो फ्लूइड मिलेगा वो क्लाउडी मिलेगा, एंड साथ में उसमें जो हमको न्यूट्रोफिल काउंट मिलेगा दैट शुड बी मोर देन 250 इंटू 10 लाख पर लीटर. बाकी जो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, जब हम उसका कल्चर करेंगे तो कल्चर में हमको मेनली एक ही ऑर्गेनिज्म मिलता है जो कि सबसे कॉमन है, जो कि सबसे कॉमनली कराता है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस, दैट इज़ योर ई कोलाई. एंड उसके अलावा ये लिखा उन्होंने कहा है कि अगर तो ऐसा हो कि हमको मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हों एसाइटिक टैप में, सो इट शुड इंक्रीज़ अवर सस्पिशन कि मे बी उस बंदे को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस नहीं है, उस बंदे को परफोरेटेड विस्कस यानी कि जो उसके वो गट है वो परफोरेट करिए, क्योंकि अगर तो गट परफोरेट कर देगा देन ही हमको मल्टीपल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. ट्रीटमेंट क्या होगी, सिंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है इसमें, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ बाय योर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो कि सेफोटेक्सिम है. उसके अलावा हमारे पास आ जाती है पाइपरासिलिन या टाइजोबैक्टेन. बाकी इसमें हम इंट्रावीनस एल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं 1.5 ग्राम पर केजी ऑन डे 1 एंड 1 ग्राम पर केजी ऑन डे 3. इसकी रिकरेंस ज़्यादा कॉमन है, तो उस केस में हम उसको किस तरह रिड्यूस करेंगे, बाय गिविंग प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सेसिन आ जाती है 750 मिलीग्राम पर वीक, या हमारे पास नॉफ्लॉक्सेसिन आ जाती है 400 मिलीग्राम पर डे, या हम कोट्रीमोक्सोसोल भी दे सकते हैं 960 मिलीग्राम पर डे. ओवरऑल एसाइटिस की प्रोग्नोसिस क्या है कि जो 10 to 20% ऑफ द पेशेंट है दे सर्वाइव 5 years फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एसाइटिस ड्यू टू सिरोसिस. जिन लोगों का लिवर जो है वो क्या कहते हैं लिवर फंक्शन मेंटेन रहेगा, एंड जिन लोगों में हमने जो भी सिरोसिस का अंडरलाइन कॉज था उसको अगर ट्रीट कर दिया, या जो भी प्रेसिपिटेटिंग कॉज था उसको अगर ट्रीट कर दिया, तो उन पेशेंट्स की जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी होगी. जिन पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस हो गए तो उनमें ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो 50% ऑफ द पेशेंट्स हैं दे ओनली सर्वाइव, दे यूजली डाई विद इन द फर्स्ट ईयर और या विद इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द एसाइटिस दैट वाज फ्रॉम डेविडसन. अब मैं इरफान के थ्रू भी इसी को फर्दर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, और जो वो वाला पॉइंट है उसको भी इन डिटेल समझा देता हूँ. सो अब हम इरफान से कर लेते हैं. पहले वो एसाइटिस की डेफिनेशन क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी क्लिनिकली डिटेक्टेबल व्हेन एटलीस्ट 500 मिलीलीटर एज एक्युमुलेटेड. साइंस उसने बता दी है. एब्डोमिनल डिस्टेंशन सबसे पहले फ्लूइड थ्रिल होता है, एंड जब ज़्यादा मैसिव एसाइटिस हो जाती है मोर देन 1 लीटर तो हमको सबसे पहले शिफ्टिंग डलनेस होती है, एंड अगर मोर देन 1 लीटर हो जाए दैन फ्लूइड थ्रिल की तरफ आता है. बाकी कॉजेस इसमें वही कि कॉजेस में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो वाली कॉजेस जिसमें जो सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट है वो मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर, जिसमें मोस्ट कॉमन इज सिरोसिस एंड जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर. उसके अलावा भी एग्जांपल्स दी हुई हैं. एंड लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर यानी जिसमें लो सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिक ग्रेडियंट है उसके उन्होंने कॉजेस बताई हैं. पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस, पैंक्रियाटाइटिस, वेस्कुलाइटिस, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, मेक सिंड्रोम एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. इसमें हम क्या कहते हैं वो मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन लॉस से, और जो मतलब जो डेविडसन में जो टेबल ये था उसके थ्रू भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. जो सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिक ग्रेडियंट है उसको लेने का फॉर्मूला यहीं पे बताया है कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सीरम एल्ब्यूमिन फ्रॉम योर एल्ब्यूमिन लेवल ऑफ योर इट इज़ कहते हैं कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एल्ब्यूमिन लेवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड फ्रॉम योर सीरम एल्ब्यूमिन, and it is helpful in distinguishing ascites secondary to portal hypertension from ascites not related to portal hypertension. ये ज़्यादा देखा जाता है कि अगर तो हाई एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट आ है तो उसका मतलब है कि जो हमारे पास वो हो रही है ascites हो रही है दैट इज़ मोस्टली पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड. पोर्टल हाइपरटेंशन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे क्या होती है. एंड अगर तो लो हमारे पास वो आ रहा है तो इट बेसिकली इंडिकेट्स कि जो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन है उससे रिलेट नहीं कर रही है ascites. बाकी इन्होंने यही बताया है कि जो मैंने उसका लेने का फॉर्मूला बता दिया था कि जब भी एक्सुडेटिव एसाइटिस होगी तो उसका मतलब है कि जो प्रोटीन कंटेंट है वो मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर या मोर देन 25 ग्राम पर लीटर होगा, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट है दैट वुड बी लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर, कि वो प्रोटीन रिच होगा एंड सेल फ्लूइड रिच होगा. वेरस जो ट्रांसुडेटिव एसाइटिक हमारे पास फ्लूइड होगा उसमें जो टोटल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट वुड बी लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, एंड जो उसका ग्रेडियंट निकलेगा दैट वुड बी मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर. मैनेजमेंट इसकी उन्होंने यही बताई है कि सोडियम की रिस्ट्रिक्शन और वाटर की रिस्ट्रिक्शन करानी. सोडियम की कितनी रिस्ट्रिक्शन करानी है 100 मिलीमोल्स पर डे, एंड अगर तो ये हो कि बिलो 125 मिलीमोल्स पर लीटर सोडियम की वो चली जाए उसकी क्वांटिटी, तो हम वाटर को भी रिस्ट्रिक्ट कराते हैं कि वी शुड यूज़ वाटर की जो वो होनी चाहिए डोज होनी चाहिए, या वाटर का जो इंटेक होना चाहिए दैट शुड बी 1 to 1.5 लीटर पर डे. डायरेटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन डोज इज 100 to 400 मिलीग्राम पर डे कंबाइंड विद लूप डायरेटिक्स, इसमें फिरोजामाइड आ जाता है. फिरोजामाइड की भी हम 40 to 160 मिलीग्राम डोज यूज़ करते हैं.
एंड रिफ्रैक्टरी एसाइटिस क्या होती है? रिफ्रैक्टरी एसाइटिस इज़ दैट एसाइटिस इन विच द पेशेंट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द फुल डोजेस ऑफ योर डायरेटिक्स। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है दैट इज योर लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस के वी रिमूव 3 to 5 लीटर ऑफ क्या कहते हैं एसाइटिक फ्लूइड, या वी रिमूव द एसाइटिक फ्लूइड अंटिल जो हमारी जो नीडल है वो ड्राई हो जाए कि इसमें और फ्लूइड ना आ सके। एंड ये भी करना होगा कि जितना एसाइटिक फ्लूइड रिमूव कर रहे होंगे उसके साथ साथ एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट करनी होती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि 6 to 8 ग्राम पर लीटर, या हमने पीछे पढ़ ली थी कि 20 to 25% ऑफ योर ह्यूमन एल्ब्यूमिन सोल्यूशन पर 2 to 3 लीटर ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। It must not be performed in the presence of spontaneous bacterial peritonitis as it increases the risk of acute renal failure। बाकी जो हमारे पास टिप्स की थी कि transjugular intrahepatic portosystemic shunt that is also used for refractory ascites, it does not improve mortality and it increases the risk for encephalopathy in those patients जिनको already liver failure हो रहा हो। दो अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो है सबसे पहले स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसाइटिस विद सिरोसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, रीबाउंड टेंडरनेस, एब्सेंट बबल साउंड्स, फीवर, साइंस ऑफ सिरोसिस एंड एसाइटिस। 25% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होती है, सो वी शुड कंसिडर पैरासेंटेसिस इन ऑल हॉस्पिटलाइज्ड सिरोटिक पेशेंट्स विद एसाइटिस। जो हम टैप करेंगे उसमें कलर जो होगा क्लाउडी होगा, न्यूट्रोफिल काउंट विल बी मोर देन 250 into 10⁻⁶ या मोर देन 250 लाख पर लीटर। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ई कोलाई होता है, बाकी भी दो भी उन्होंने बताया है लेकिन हमने ई कोलाई ही याद रखना है। मैनेजमेंट क्या है कि वही जो थर्ड जनरेशन से पहले स्कोरिन थी सेफोटैक्सिन। एंड हम प्रिवेंशन किस तरह करते हैं? फ्लोरोक्विनोलोन से जिसके उन्होंने डोज दी हुई नॉरफ्लॉक्सासिन 450 मिलीग्राम पर डेली एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन उधर 750 मिलीग्राम वीकली लिखी हुई थी या 250 मिलीग्राम 12 आवर्ली, इनमें से कोई भी एक डोज आप याद कर सकते हैं। और डेविडसन में कोट्रीमोक्सोजोल की भी डोज दी हुई थी। बाकी जो हेपेटोरीनल सिंड्रोम है इट इज़ अ रीनल डिफाइंड एज रीनल फेलियर इन पेशेंट्स विद एडवांस सिरोसिस एंड एसाइटिस। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो उधर लिखा हुआ था टाइप 1 वाले का, कि कोई शॉक ना हो, कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यूज़ ना हो, कि जो सबसे पहले जो थे हमारे वो दो ये थे कि क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज हो मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और सिरोसिस हो, या डेविडसन में लिखा हुआ था कि एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर हो, या लिवर फेलियर के हमें कोई साइंस मिल रहा हो। बाकी ये तो हर हाल में होना चाहिए, इसके साथ इनमें से कोई एक होना चाहिए। वो क्या थे कि शॉक ना हो, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यूज़ ना हो, ऑर्गेनिक किडनी डिजीज़ कोई ना हो। और जो ये वाला पॉइंट मैंने कहा था कि मैं इरफान से बता दूंगा कि इरफान में लिखा हुआ है कि अगर तो देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन क्रेटिनिन इन योर क्या कहते हैं इन योर क्रेटिनिन लेवल इवन आफ्टर डिसकंटिन्यूशन ऑफ डायरेटिक्स एंड आफ्टर गिविंग द वॉल्यूम एक्सपेंसिव ड्रग्स लाइक योर एल्ब्यूमिन, तो इसको भी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डालते हैं कि देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन क्रेटिनिन लेवल आफ्टर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ डायरेटिक्स एंड आफ्टर गिविंग वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसमें हम एल्ब्यूमिन देते हैं फॉर 2 days। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हेपेटोरीनल सिंड्रोम का टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है कि देयर इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन इन सर्कुलेटरी एंड रीनल फंक्शन। पुअर प्रोग्नोसिस इसकी होती है क्योंकि जो क्रेटिनिन लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज हुए होते हैं एंड यूरिन में सोडियम की एक्सक्रीशन भी जो कहते हैं कम हो रही होती है एंड यूरिन टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेशियो भी मोर देन 1.5 होती है। टाइप 2 की बेटर प्रोग्नोसिस होती है। टाइप 2 की जो वो थी ट्रीटमेंट थी उसमें सिर्फ टिप्स हमने याद रखना था। एंड टाइप 1 का ये था कि टाइप 1 में हम या तो टर्लीप्रेसन और एल्ब्यूमिन का इन्फ्यूजन देते हैं, लेकिन जिन ममालिक में जिस तरह पाकिस्तान की अगर बात करें जहाँ पर टर्लीप्रेसन अवेलेबल नहीं है तो उसमें हम ऑक्ट्रियोटाइड, मिडोड्राइन एंड एल्ब्यूमिन का तीनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड वो हो गए जो लोग अभी लिवर ट्रांसप्लांटेशन को वेट कर रहे हैं उनमें हम क्या कराते हैं, उनमें हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एसाइटीज़। आई होप ईजीली समझ में आ गया इन तीन को।